हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश गुप्ता, बायो लेक्चरर, को इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी। देखिए, आप लोग 11वीं क्लास में आ चुके हैं और आप लोगों को बायोलॉजी, जीव विज्ञान विषय आपको पढ़ना है। देखिए, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो सबसे पहला जो परिचय है वो हमें इस जीव विज्ञान की चीज़ों से ही होता है और जीवन पर्यंत हम इन विज्ञान की जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। वर्तमान में ये जो जीव विज्ञान है इसका स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप उन्नति करें। ये बायोलॉजी, जीव विज्ञान, अब हम बात करेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, ये क्या है। तो आप लोगों ने 10th क्लास तक मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी हैं, जिसमें आपने पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ा है और प्राणियों के बारे में भी पढ़ा है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो जीव विज्ञान है जिसे बायोलॉजी कहते हैं। देखिए, 10th क्लास तक आप लोगों ने विज्ञान के रूप में इसको पढ़ा है और उस विज्ञान में आपने केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, साथ में फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, इन दोनों को भी पढ़ा है। लेकिन अब आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी बनने वाले हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये तीनों जो है अपने आप में एक अलग विषय के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात आपको 3 ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल पढ़नी होती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बायो का एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोग मैथ पढ़ते हैं जिनको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना होता है, और जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में जाना है अर्थात डॉक्टर बनना है या फिर और मेडिकल की जो पैरामेडिकल सर्विसेज हैं उनके अंतर्गत जाना है, तो वो इस जीव विज्ञान को पढ़ते हैं। देखिए, इस जीव विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विषय होती हैं। एक तो होती है वनस्पति विज्ञान, इसको बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, इस वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। देखिए, आगे हम आज शुरुआत है, आगे बताएंगे कि जीव जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पादपों में भी होते हैं और प्राणियों में भी होते हैं। जैसे जीवों के अंदर वृद्धि होती है, जीवों के अंदर उपापचय क्रिया होती है, जीवों में पोषण होता है, जीवों में श्वसन होता है, यानी अनेक क्रियाएं हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करती हैं। अब देखिए, ये जो क्रियाएं हैं जिनको हम सजीवता के लक्षण कह सकते हैं, तो ये पादपों में भी होते हैं और प्राणियों में भी होते हैं। तो हम इस जीव विज्ञान के अंतर्गत दोनों को ही पढ़ते हैं। पादपों से संबंधित जो अध्ययन होता है उससे हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान, इसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी, तो बायोलॉजी एज ए 2 विषय हैं, उसमें हम बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी भी पढ़ते हैं और जूलॉजी भी पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग जब आगे बड़ी क्लासों में जाते हैं तो ये दोनों विषय भी अपने आप में अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात
आपके ऑप्शनल सब्जेक्टों में बॉटनी अलग हो जाती है और जूलॉजी अलग हो जाती है, लेकिन यहां 11th 12th लेवल तक दोनों को इस बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। यहां देखिए कि एनसीईआरटी, देखिए आपको पता है आपका कोर्स एनसीईआरटी से संबंधित है, जो कि पूरे देश में एक ही प्रकार का कोर्स है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग किताबें नहीं है, एक ही किताब के अंतर्गत यानी एक ही बुक है, और उस बुक के अंदर आपको बॉटनी के भी चैप्टरों को पढ़ना है और जूलॉजी के चैप्टरों को भी पढ़ना है। जो चीजें कॉमन हैं उनको एक साथ पढ़ना है, अर्थात यहां दोनों, क्योंकि दोनों के बहुत सारी चीजें एक समान होती हैं, तो उनको एक ही जगह आपको पढ़ना है। अब देखिए आपके इस 11th क्लास के कोर्स में, क्योंकि हम आज से ही आपका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहली चीजें होती है आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय में कितने चैप्टर हैं, और हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें से हमको कौन कौन सी चीजें किस तरह से पढ़नी है। तो हम उसी तरह की चीजों को शुरुआत से पढ़ना चालू कर दें। तो आपको पता होगा कि हमारी ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो हमारे राजस्थान बोर्ड में लागू है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट आपको पढ़नी है, और उन 5 यूनिटों में कुछ बॉटनी से रिलेटेड है और कुछ जूलॉजी से। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, जीवन प्रक्रम, तो उसमें जंतु, मानव के शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे तंत्रों के बारे में पढ़ा है। यहां हम उनके डिटेल में पढ़ेंगे, और अब तक आप लोगों ने इतना गहराई से इन चीजों को नहीं समझा हो, लेकिन अब आपको एक एक चीजों को अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि हमें आगे चल करके और जीव विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जब नीट की एग्जाम देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एंट्रेंस ऑफ मेडिकल कॉलेज, यानी ये जो एमबीबीएस कॉलेज होते हैं, तो उनके लिए जो प्रवेश के लिए जो परीक्षा लगती है नीट, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं। यानी टोटल उसके अंदर 90 प्रश्न तो केवल किसके आते हैं, बायोलॉजी के ही आते हैं 180 प्रश्नों में से। तो इसलिए आपको बायो का बेस शुरू से ही मजबूत रखना है, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकें और आप अच्छे संस्थानों में आपका एडमिशन हो सके। अब देखिए इसमें हम जो इस बार पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्या क्या है, तो देखिए कुल मिलाकर के 5 यूनिट हैं। यूनिट कितनी है, 1 से 5। ये जो छठी यूनिट से लेकर के और 10वीं यूनिट जो है, ये आपको सीनियर में पढ़नी है। तो यहां 1 से 5 और 6 से 10, तो 1 से 5 आपने अच्छे ढंग से तैयार कर ली, फिर सीनियर में आप 6 से 10 को तैयार कर लें। अब देखिए इसमें पहली यूनिट जो है वो है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, बहुत अच्छी यूनिट है ये। देखिए जीव जगत में विविधता का मतलब क्या है, विविधता का मतलब होता है विविध प्रकार की चीजें। तो इस जीव जगत की जो विविधता है ये इतनी ज्यादा है कि आप एक मुट्ठी भर मिट्टी भी ले लेते हैं तो उसमें भी हजारों प्रकार के जीव आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर विविध प्रकार के प्राणी आपको दिखाई देते हैं, विविध प्रकार के पौधे आपको वहां मिलते हैं। तो इस दुनिया के अंदर कई प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी हैं जिनकी संख्या लाखों के अंदर है, और बहुत सारी जातियां इस प्रकार की हैं जो इस पृथ्वी पर पहले पाई जाती थी और आज वो विलुप्त हो चुकी है। और बहुत सारी
जीव जातियां इस प्रकार की हैं जिनको अभी खोजना बाकी है, जिनको हम अभी खोज नहीं पाए हैं, और हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं जो विविध प्रकार के जीव जंतुओं को खोज रहे हैं। तो हम इसमें इस पहली यूनिट के अंदर इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या जीव जगत में कितनी भिन्नताएं हैं और किस प्रकार के जीव जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है जीव जगत, यानी इसमें अध्याय फर्स्ट, ये यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, पहला अध्याय है जीव जगत। जीव जगत लिखा हुआ है, जीव जगत। अब देखिए, जीव जगत का मतलब जीव किसे कहते हैं। आपने छोटी क्लासों में आपको बताया गया होगा कि भाई ये चीज निर्जीव है, ये सजीव है, और अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उस जीव का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि उनके अंदर सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं या नहीं। जैसे मैंने कहा टेबल, तो आप तुरंत कहोगे निर्जीव, और मैंने कहा हाथी, तो आप कहोगे सजीव, क्योंकि आपको पता है। लेकिन पहले आपको जब पता नहीं था तो आपको बताया गया था कि भाई सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जीवों का शरीर, कोशिकाओं से शरीर बना होता है, जिनके अंदर पोषण होता है, जिनके अंदर उत्सर्जन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, जिनमें उपापचय क्रिया होती है। तो यहां हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि भाई जीव किसे कहा जाए, जीव जगत के अंतर्गत किसको रखा जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो हमको एक प्रकार से बिना माइक्रोस्कोपी के दिखाई नहीं देते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हम उनको जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा वो लक्षण प्रकट किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो लेसन है वो है जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें उसे हम क्या करते हैं, समानताओं और असमानताओं के आधार पर उसे अलग अलग बांट देते हैं। जैसे आप देखिए, मंडी में जब आप जाते हैं, अनाज मंडी में जाते हैं, तो आप कभी कोई अनाज खरीदते हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि हर किसी अनाज को अलग अलग एक एक दाने को उठाकर देखते हैं, एक एक ढेरियों को देखते हैं, और एक ढेरी में से एक चीज ले ली और उसको देख लिया, इसका मतलब उस ढेरी के अंदर सारी चीजें उसी जैसी हैं। तो इसी प्रकार से जीवों में इतनी ज्यादा विविधता पाई जाती है कि सभी जीव जातियों के बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए संभव ना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनमें जो समानताएं होती हैं और जो भिन्नताएं होती हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। जो समान होते हैं वो एक समूह में रख दिए जाते हैं, जो भिन्न होते हैं उनको अलग अलग समूह में रख दिए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, जैसे प्राणियों को संघों के रूप में रखा गया है। जैसे एक होते हैं प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटेहेलमिंथी, एस्केलमिंथी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नाम सुने होंगे निश्चित रूप से आपने। और कॉर्डेटा के अंदर भी देखते हैं हम, सबसे पहले आता है फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। तो ये प्राणियों के हमने क्या कर दिए, उनके लक्षणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो हम ये इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि भाई कौन सा प्राणी किस जगत का है और उसके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह से आप पादपों के बारे में देखिए। पादप जो होते हैं, एक तो शैवाल होते हैं, एल्गी, शैवाल के अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो इस तरह से हम यहां इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ेंगे, और ये हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं बायोलॉजी की नींव है, आधार है। क्योंकि हम जब सब जीवों के बारे में जान जाएंगे तो उनके बीच में तुलना करना, उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांटना, ये आसान हो जाता है। तो ये हमारी दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पादपों का वर्गीकरण भी करेंगे और प्राणियों का वर्गीकरण भी करेंगे। ठीक है। अब तीसरा है वनस्पति जगत।
ये तीसरा चैप्टर है। देखिए वनस्पति जगत एज ए प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत के अंतर्गत उन पादपों को या उन जीवों को रखा जाता है जिनकी कोशिकाओं की चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, जिनके अंदर हरित लवक की उपस्थिति होती है, जिनके अंदर रिक्तिका पाई जाती है, जिनके अंदर गति सीमित होती है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस तरह के गुण रखने वाले जो जीव होते हैं उनको हम पादप कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। अब ये पादप जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या विशेषता है, तो इस चैप्टर में हम पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम शैवालों की विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा। मैं समझता हूं आपने ये नाम तो सुने ही होंगे और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अभी हमारा पहला लेक्चर है, शुरुआती बात है। ये शब्द हमारे बार बार बोले जाएंगे, इन शब्दों के अर्थों को आप आसानी से समझ जाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी आपको नहीं होने वाली, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उस विषय में कुछ शब्दावली होती है, कुछ चीजें होती हैं, नाम होते हैं, वो पहली बार अटपटे लगते हैं। फिर बार बार जब उन्हीं नामों के बारे में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो नाम सब हमको आसानी से याद हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप किसी बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ के जो चौराहे हैं, वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ के जो बाजार हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो वो आपको कुछ दिन तक तो वो याद ही नहीं रह पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप रहते हैं कुछ दिन वही, तो आपको सारी चीजें सब पता रहता है, कौन सी चीज कहाँ कैसे होती है। तो वैसे ही आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। तो देखिए, एक शैवाल होते हैं, एल्गी जिनको कहते हैं, दूसरे ब्रायोफाइटा जो कि शैवालों से थोड़े से विकसित पादप होते हैं, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा अर्थात ऐसे पादप जो जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित हो जाता है, और फिर जिम्नोस्पर्म जिनको हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं, और फिर उसके बाद आवृत बीजी पादप जिसको एंजियोस्पर्म पादप कहते हैं। तो हम यहां विभिन्न प्रकार के पादप और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कैसी चीजें क्या पाई जाती। चौथा जो है वो है प्राणी जगत। देखिए, प्राणी जगत के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी सेल वाल का एक प्रकार से अभाव होता है, साथ में जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और जिनमें संचित भोज्य पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ना कि स्टार्च के रूप में होता है। तो इस तरह के जो जीव हैं वो प्राणी होते हैं। प्राणियों का भी वर्गीकरण किया गया है। मैंने अभी कहा था प्राणियों को एक नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेटा को कई संघों में बांटा गया है, और हर संघ की अपनी विशेषता होती है, उनमें उनको रखा गया है। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं वो उतने ही प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, विविध प्रकार के पाए जाते हैं। आप टीवी में देखते होंगे कई बार ज्योग्राफिक चैनल वगैरह, तो उसमें अजीब अजीब से प्राणी, अजीब से पादप, तो वो सब दुनिया में पाए जाते हैं और हम सबको उन सबके बारे में भी जानना है, और वो हम इस जीव विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे। तो ये पहली यूनिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी बात कि हमको जीव विज्ञान में किस तरह से क्या पढ़ना है। पूरी 5 यूनिट है। यूनिट में देखिए, पहली यूनिट तो ये है। दूसरी यूनिट जो है इसमें हम पादपों और प्राणियों की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी आंतरिक और बाह्य संरचना कैसी होती है, इनके अंदर होता क्या है। फिर उसके बाद तीसरी यूनिट जो है वो हमारी कोशिका विज्ञान से संबंधित है, और आप जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है, कोशिका होती है। चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे पादपों के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। और 5वीं यूनिट जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अर्थात मानव के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आज हमने सिलेबस को डिस्कस किया है, और आप लोग पूरा मन बनाइए, अच्छे मन से, अच्छी तरीके से ये सोचिए कि हमें अब बायोलॉजी पढ़नी है। इसके लिए आप रजिस्टर भी बना लीजिएगा, और जो हम रोजाना आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको नोट्स देने वाले हैं, तो वो आपको सबको व्यवस्थित तरीके से लेना है। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं बहुत सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बहुत से बच्चे मेरे को जानते भी हैं, मैं वर्तमान जो युग है, इस समय का जो दौर है वो बायोलॉजी का है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं, तो सबसे ज्यादा जो सरकार
आगे चल करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है वो मेडिकल क्षेत्र का करने वाली है। छोटे छोटे गांवों में भी आपको वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार करने का आगे का प्रोग्राम है। तो निश्चित रूप से वहां पर ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ेगी, मानव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई काम तो सब मेडिकल में मानव ही करेंगे, अपन ही करेंगे, तो जरूरी ये सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। तो आप जीव विज्ञान पढ़िएगा, आपका स्वागत है। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।